हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो CSIR नेट और गेट में न्यूक्लियर फिजिक्स से आए हुए हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट देखिए। द रेडियस ऑफ 29 copper 64 nucleus is measured to be 4.8 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर. The radius of a 12 mg 27 nucleus can be estimated to be. देखिए क्वेश्चन में आपको कॉपर की रेडियस दे रखी है और आपको मैग्नीशियम की रेडियस आपसे पूछी गई है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो न्यूक्लियस की जो रेडियस है फॉर्मूला R बराबर R0 a की पावर 1/3 से आया हुआ है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गिवन डेटा है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए 29 कॉपर 64 मान लेते हैं इसकी रेडियस R2 है। वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 4.8 इंटू 10 की पावर -13 और जो एटॉमिक मास है कॉपर का वो 64 है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं 12 मैग्नीशियम 27 रेडियस इसकी R1 है जो हमें फाइंड आउट करनी है और A1 है 27। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 इक्वल टू R0 A2 की पावर 1/3 और यहां से ये फॉर्मूला बनेगा R1 इक्वल टू R0 A1 की पावर 1/3। आपको ज्ञात करना है R1। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 1, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। R1 अपॉन R2 R0 A1 की पावर 1/3 अपॉन R0 A2 की पावर 1/3। R0 कांस्टेंट R1 बन जाएगा R2 A1 कितना है 27, A2 है 64 की पावर 1/3। R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4.8 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 3/4 1.2 3.6 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। जो R1 मैग्नीशियम की जो रेडियस R1 है वो हमें कितनी फाइंड आउट होगी 3.6 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। R क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, और A क्या है, एटॉमिक मास नंबर, और R0 है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर या 1.2 फर्मी। दूसरा रिलेशन आपको ये ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियस है वो एक स्फीयर शेप में है। किस शेप में है, स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3
पाई आर क्यूब। मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो यहां से जो रिलेशन, यदि आप यहां आर की वैल्यू पुट करोगे आर नॉट ए की पावर 1/3, तो आप V प्रोपोर्शनल आएगा ए के। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है V, वो एटॉमिक मास नंबर के क्या आता है, प्रोपोर्शनल आता है। ये आपको रिलेशन, इस फॉर्मूले से आपको एक रिलेशन ये ध्यान में रखना है, एक R बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, ये रिलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द रूट मीन स्क्वायर एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर A इन इट्स ग्राउंड स्टेट वेरीज एज। रूट मीन स्क्वायर एनर्जी E और आपको एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर ए में रिलेशन आपको बताना। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। देखिए ये एक न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस r है और डायमीटर देखें तो 2r है। जो न्यूक्लियन है वो इस रेंज में मूव करते हैं। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिए, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस। यहां से डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए जो न्यूक्लियन है वो मूव करेंगे 2r डायमीटर के अक्रॉस, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2r। न्यूक्लियस की रेडियस वी नोट दैट आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहां से डेल्टा पी मोमेंटम आएगा ए की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल। अब हम जानते हैं एनर्जी E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से एनर्जी E प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर -2/3। ये मीन एनर्जी आई है। आपसे पूछ रहा है रूट मीन। रूट मीन ये हो जाएगा ए की पावर -1/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी क्वेश्चन में आपको डेल्टा पी मीन मोमेंटम पूछ सकते हैं। मीन मोमेंटम ए की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। जो एनर्जी होती है वो ए की पावर -1/3 के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द डिफरेंस इन द कूलम्ब एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द डिफरेंस इन कूलम्ब एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियाई। ये जो प्रॉब्लम है वो मिरर न्यूक्लियाई से है। 24 क्रोमियम 49 एंड 25 मैग्नीज 49 is 6.0 mega electron volt. Assuming that the nuclei have a spherically symmetric charge distribution and that E square is approximately 1.0 mega electron volt Fermi, the radius of 25 manganese 49 nucleus is। देखिए दो मिरर न्यूक्लियाई आपको दे रखे हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। (24) क्रोमियम 49 और दूसरा दे रखा है आपको 25 मैंगनीज 49। अब देखिए मिरर न्यूक्लियाई, सबसे पहले समझ लीजिए कि मिरर न्यूक्लियाई होते कौन से हैं। मिरर न्यूक्लियाई में सबसे पहले ये देखो, इसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं,
24 प्रोटॉन का हो या जेड, ठीक है 24, और यहां से न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो वो कितना आएगा 25। यहां से देखिए इसको मैं यदि Z1 ले लूं N1, यहां से Z2 देखो 25 और N2 24। कहने का मतलब है कि मिरर न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जो एक का Z1 दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर यानी कि एक का प्रोटॉन, फर्स्ट का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर और दूसरे का प्रोटॉन पहले के न्यूट्रॉन के इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि Z1 माइनस Z2 इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1, और जब आप ऐड करोगे Z1 प्लस Z2 तो आपको मिलेगा A। इस तरीके के दो न्यूक्लियाई है तो उनको हम बोलेंगे मिरर न्यूक्लियाई। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस इन द कूलम्ब एनर्जी, डेल्टा EC आपसे पूछा गया है, सॉरी डेल्टा EC आपको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है आपको, डेल्टा EC आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि 25 मैग्नीज 49 की रेडियस कितनी है। देखिए आपको दिया है डेल्टा EC 6.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपको E स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा EC वो होता है AC A की पावर 2/3। यहां पे जो AC है वो 3/5 के E स्क्वायर अपॉन R0 या AC इक्वल टू 3 E स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। ठीक है, K की वैल्यू हमने पुट कर दी, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से जब डेल्टा EC की वैल्यू पुट करो 3/5 के E स्क्वायर अपॉन R0 A की पावर 2/3। पहले हम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्योंकि हमें पूछा है रेडियस R, तो R की टर्म में हमें इस फॉर्मूले को लेके आना है। तो डेल्टा EC इक्वल टू 3/5 के E स्क्वायर अपॉन R0 में A की पावर 1/3 को अपन ऐसे लिखते हैं A अपॉन A की पावर 1/3। इस तरीके से यदि लिखा जाए इसको तो ये जो टर्म है R0 इंटू A की पावर 1/3 ये बन जाएगा R, R0 A की पावर 1/3 ये क्या बन जाएगा R। तो हमें R फाइंड आउट करना है तो डेल्टा EC इक्वल टू 3/5 के E स्क्वायर A अपॉन R। तो R इक्वल टू 3/5 के E स्क्वायर A अपॉन डेल्टा EC। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो पुट कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में K आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ठीक है। E स्क्वायर आपको बोला गया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। यहां आपको K को लेना है 1, ठीक है। K को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो देखिए 3/5 इंटू E स्क्वायर आपको दे रखा है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी इंटू A की वैल्यू। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई में जो A होता है एटॉमिक मास नंबर वो दोनों में क्या रहता है
सेम रहता है। अपॉन डेल्टा एसी 6.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए ये इससे कैंसिल होके तो आर की वैल्यू जो आपके पास मिलेगी 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ये जो रेडियस है आर इक्वल टू 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लाइट न्यूक्लियस जेड ए in mega electron volt is given by approximate formula 16a minus 20a की पावर 2 by 3। इस तरीके से आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, where n equal to e minus z is the neutron number, the value of z of the most stable isobar। ये आपको कंडीशन में ध्यान रखनी है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ ए एंड जेड। और दूसरा देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है आइसोबार। आइसोबार का मतलब ए क्या होंगे, ए क्या होगा सेम। आइसोबार में ए क्या होगा सेम, सेम का मतलब कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल कौन कौन से हो गए एन और जेड। अब देखिए वेरिएबल, देखिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार की जो कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा जेड। ए कांस्टेंट रखते आपको जीरो करना है डेरिवेटिव, किसके लिए फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार, ये कंडीशन रहती है। और दूसरी कंडीशन ये है बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में जेड, ए आपको कांस्टेंट रखना है इक्वल टू क्या करना है जीरो। तो देखिए ए कांस्टेंट रखना है, जेड के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको बाइंडिंग एनर्जी के अंदर न्यूट्रॉन की टर्म दे रखी है तो न्यूट्रॉन को आप चेंज करिए ए और जेड में। जिस तरीके से आपको एन बराबर दे रखा है ए माइनस जेड, तो न्यूट्रॉन को आप लिख दीजिए ए माइनस जेड। तो दोबारा देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या बन जाएगी 16a माइनस 20 a की पावर 2 by 3 माइनस 3 अपॉन 4 जेड स्क्वायर a की पावर माइनस 1 by 3 प्लस 30 a माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका आपको z के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है और a कांस्टेंट रखना है। क्या करना है डेल b अपॉन डेल z, a आपको क्या करना है कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। तो देखिए a को कांस्टेंट तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो। अब इन दो टर्म का आपको क्या करना है डेरिवेटिव। तो देखते जाइए किस तरीके से करोगे, माइनस 3 अपॉन 4 जेड का क्या हो जाएगा 2z, जेड स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2z, a की पावर माइनस 1 by 3 प्लस 30, ये हो जाएगा 2a माइनस 2z, वापस से माइनस 2z का 2 हो जाएगा माइनस 2
अपॉन ए इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इस तरीके से इक्वेशन बनेगी 3/4 2z ए की पावर -1/3 इक्वल टू -30 इंटू 2 इंटू 2 ए माइनस 2z अपॉन ए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10। तो यहां से यदि a को इधर मैं भेज दूं तो z a की पावर 2/3 इक्वल टू ये बन जाएगा -80 a माइनस 2z। जब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए z a की पावर 2/3 इक्वल टू -80 a प्लस 160 z। z की टर्म एक साइड कर दीजिए तो z a की पावर 2/3 माइनस 160 माइनस 80 a। तो z इक्वल टू -80 a अपॉन a की पावर 2/3 माइनस 160। अब देखिए यदि मैं माइनस को अंदर भेज दूं तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। 80a अपॉन 160 को मैं बाहर ले लेता हूं तो देखिए 1 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन 160। तो यहां से z इक्वल टू a/2 1 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन 160 की पावर -1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए जब भी मोस्ट स्टेबल आइसोबार इस कंडीशन की जो प्रॉब्लम आए तो आपको इस तरीके से इसको हैंडल करनी होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, यदि उसके अंदर न्यूट्रॉन दे रखे हैं, न्यूट्रॉन को आप चेंज कर लीजिए ए और जेड के अंदर, क्योंकि जो आइसोबार होता है वो आइसोबार के अंदर ए कांस्टेंट होता है, ए सेम रहता है। न्यूक्लियाई के लिए ए क्या रहता है, सेम रहता है। तो वेरिएबल एन और जेड रहते हैं, तो किसी एक वेरिएबल में आपको रखना है, ठीक है, और एन को आप चेंज कर लेना ए और जेड में। फिर आपको क्या करना है, यदि मास दे रखा है तो भी इसको जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन करके 0 करना है, और बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो भी इसको क्या करना है, जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन करके 0 के इक्वल करना है। फिर आपको जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार है उसका जो एटॉमिक नंबर यानी कि जेड है वो आपको मिल जाएगा।